तो आप लोग में से अगर कोई इंटरेस्ट हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन लाइव है, चल रही है। और मैं सबसे पहले डेपपोस्ट का नाम सुना आप लोगों ने? डेपपोस्ट पर हैकाथॉन होती है और जैसे ये डेपपोस्ट की वेबसाइट है और ये मतलब अलग-सा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आप हैकाथॉन देख सकते हो, कितने बहुत सारे हैकाथॉन्स होते रहते हैं। जैसे अगर यहाँ व्यू ऑल हैकाथॉन पे क्लिक करोगे ना, तो ये सब एक्चुअली 3rd ईयर, 4th ईयर, लास्ट ईयर के बच्चे अगर पार्टिसिपेट लेते हैं तो पैसे कमाने का भी मौका मिलता है और साथ ही एक अलग सा प्रपोज़ल भी मिलता है। एक आप सर्टिफ़िकेट भी लिख सकते हो और थोड़ा मेहनत करते हो, नई-नई चीज़ें सीखते हो। और ये देखो फ्लटर पज़ल हैक, इसमें देखो प्राइजेज़ कितने हैं, $51,046 रुपया नहीं, डॉलर। मतलब इसको 60-70 से समथिंग मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4000 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट ले ली, तो मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि डेपपोस्ट वेबसाइट पे आना और यहाँ पे लॉगिन साइन अप वगैरह अपना आईडी वगैरह बनाना, ठीक है? ये पूरा का पूरा इंजीनियर्स के लिए होते हैं और जैसे ये एक कंपनी है नियर मेटा बिल्ड हैकाथॉन, देखो ये 1 लाख है? 3-3 6 10 लाख डॉलर प्राइज़ेज़ दे रही है, ठीक है? जीतने वालों को। और हैकाथॉन क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा मेरे ख़्याल से और नहीं पता है तो बता देता हूँ, वहाँ पे आप लोग टीम में जॉइन करते हो, जैसे मान लेते हैं आपकी टीम में 3 है, 4 है, 5 है, आप अपने हिसाब से कंफर्टेबल के हिसाब से और आप अपना थीम सेलेक्ट करते हो कि कौन से थीम में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई आईओटी और रोबोटिक्स, ये सब चीज़ में किसी एक फ़ील्ड में आप सब सेलेक्ट करते हो और जब हैकाथॉन स्टार्ट होती है, तो आपको पार्टिकुलर क्वेश्चन्स आते हैं। बता दूँ कि हैकाथॉन ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों होता है। तो अभी ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कोरोना का सिनेरियो चल रहा है ना, इस वज़ह से। और इसमें क्या होता है, आपको पार्टिसिपेट लेना होता है और आप पार्टिसिपेट ले लो और क्या करो, बस जब उसका टाइम आएगा, जैसे 48 आवर्स हैकाथॉन होता है, 2 दिन का हैकाथॉन, 4 दिन का, 5 दिन का, इस तरह से होते हैं। तो आप उसमें जब पार्टिसिपेट लोगे ना, तो आपके पास क्वेश्चन्स आएँगे। तो अब जो भी थीम आपने सेलेक्ट किया है, ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड क्वेश्चन्स आएँगे और आपको सॉल्व करनी है। और विदिन दैट टाइम आपको सॉल्व करके सबमिट करना। मेबी वो जो भी तरीका दिया उसने सॉल्व त सबमिट करने का। अभी कौन आ रहा है? शिखा गुप्ता, ओके। तो जो भी तरीका उसने दिया है सबमिट करने का, जैसे वो गिटहब दे सकते हैं, जैसे वो एक गूगल फॉर्म्स दे सकते हैं आपको कि आप अपना जो क्वेश्चन है, जो आंसर है आपके, वो सबमिट कर दो विदिन अ टाइम और वो जज होते हैं वहाँ पे। तो जज होते हैं और वो आपका चेक करते हैं और आपके हिसाब से आपको मार्क्स मिलता है, रेटिंग मिलता है, उस हिसाब से आप जीतते हो। तो देखो, जैसे ये एडब्ल्यूएस डिज़ास्टर रिस्पॉन्स हैकाथॉन है ना, ये अमेज़न करवा रही है। सोच रहे हो अमेज़न करवा रही है, प्राइस देखो इसके $54,000, ठीक है? इतना तक आप जीत सकते हो। इसका थीम देखो, मशीन लर्निंग, एआई, सोशल गुड, ठीक है? और भी ये सारी कंपनी है और देखोगे तो हज़ारों लाखों कंपनी यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म पे हैकाथॉन करवाती है। बेसिकली डेवपोस्ट एक है प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आपको भी अगर एज़ अ कंपनी, आप अगर कंपनी हो, कंपनी से हो, तो आप हैकाथॉन करवाना हो तो आप यहाँ पे आके करवा सकते हो। आपको प्राइज़ वगैरह सब कुछ ऐड करने होते हैं। उसी तरह फेसबुक की तरह जैसे हायरिंग लिंक्डइन नहीं होता, कोई एज़ अ कंपनी वहाँ पे करते हैं, कोई एज़ अ स्टूडेंट जॉब सीकर होते हैं। मिथुन, आपने लिंक्डइन पे अपनी प्रोफ़ाइल बनाई है ना? हाँ, हाँ, उसपे आप अच्छे से प्रोफ़ाइल बना लेना। आपको अब लास्ट ईयर में जाओगे तो आपको वो बहुत काम आएगा, वहाँ पे रिक्रूटर्स होते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे अब यहाँ पे मैं अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ, विकोनिक्स, देखो ये विकोनिक्स का हैकाथॉन है, ये ये दोनों है, ये इसको डिलीट करना, कल डिलीट हो जाएगा ये। ये देखो पोस्टर सब मैंने डिज़ाइन किया। तो द विकोनिक्स एआई हैकाथॉन, एक्चुअली विकोनिक्स एआई जिसमें मैं जॉब करता हूँ, वो कंपनी का नाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, डेटा साइंस का। तो हैकाथॉन बाय नॉलेज पार्टनर्स आईआईटी पटना, आईआईटी बॉम्बे, निटी, आईसीडीएसएआई, ये सब पार्टनर्स हैं इनके, राइट? अब देखो इनके एज 13 से 99, 99 बेसिकली होते नहीं है, हाँ, पर 3 से 5 मेंबर्स आप रह सकते हो। आप मिनिमम 3 रहना चाहिए और मैक्सिमम 5 रहना चाहिए आपके टीम में। और अगर आप रूल्स देखोगे ये सब हम लोगों ने ऐड किया है। यू कैन मेक एनीथिंग यू वांट, वेबसाइट, ऐप, बॉट, उस हिसाब से आपको मिलेगा कि आप कौन-सा सेलेक्ट करते हो। पार्टिसिपेंट देखो आज ही किया, एक पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट भी ले लिया। प्रोजेक्ट्स, ये सब चीज़ आपको उस समय पे अवेलेबल होगा और जब देखो ओवरव्यू, तो बता रहा ना, विकोनिक्स एआई विथ नॉलेज पार्टनर्स आईआईटी पटना, आईआईटी बॉम्बे, निटी, आईसीएसडीआई इज ऑर्गेनाइजिंग हैकाथॉन। तो मशीन लर्निंग, बॉट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ये सब चीज़ इसका थीम है, जहाँ पे प्राइस देखो आप कितना है।
2500 फ़ी है। फ़ी इसका बता दूँ, फ़ी 2500 है, तो आप अगर 5 भी लोग जॉइन करते हो ना, तो 5-500 रुपए आपको पड़ते हैं, ज़्यादा नहीं पड़ते। और 3 जॉइन करते हो, तो यही है कि 700-800 के करीब आपको आएँगे। पर ज़्यादा सही तब रहेगा जब आप 5 लोग जॉइन करो। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि 5 लोग मिलके जॉइन करो, क्योंकि प्रॉब्लम आपके पास बहुत बड़ा आता है। तो सब मिलके सॉल्व करने में ना ज़्यादा मज़ा आएगा और जल्दी सॉल्व भी होगा। तो जीतने का चांस बनता है। तो 5 लोग आप लोग चाहो तो इंटरेस्टेड हो तो जॉइन कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा रहेगा जब आप किसी कंपनी में जॉब करोगे ना, तो या फिर इंटरव्यू दोगे तो आपने रिज्यूमे में लिखोगे। और उससे भी खास बात ये है कि अगर आप मान लो नहीं जीतते हो, अगर नहीं जीतते हो 15 लाख तक नहीं पहुँच पाते हो, तो क्या होगा? देखो 15,75,000 इन प्राइज़ है, फर्स्ट प्राइज़। सेकंड प्राइज़ क्या है? सेकंड प्राइज़ ये है कि आपको कैश प्राइज़ 70,000 कैश प्राइज़ सेकंड प्राइज़ के लिए है। ये 15,000 तक का है। उसके बाद उसमें भी ये है 1 लाख तक का है सेकंड विन रनर अप और ये सबको। फिर 7 डोमेन्स तक है, राइट? फिर सेकंड प्राइज़ इसका अलग है, 70,000 से यहाँ से स्टार्ट होता है। और फिर थर्ड प्राइज़ भी है 50,000 समथिंग। और उसके बाद यहाँ पे कैश है, कुछ वाउचर्स भी हैं, गिफ्ट कार्ड्स हैं, गैजेट्स हैं, ये सब भी आपको मिलेंगे इसमें। और साथ ही साथ ये देखो ये डॉक्टर विनय सिंह राजपूत, ये सीईओ हैं हमारी कंपनी के। और ये गुरु, आई थिंक ये रवि जानता होगा इनको। तो ये सब जजेस हैं हमारी कंपनी की तरफ से। और मैं जज नहीं बना क्योंकि मैं तो ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ, तो आई एम एज ऑर्गेनाइजर इस कंपनी का, अभी इस हैकाथॉन का। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप चाहें और उससे भी बड़ी बात ये है कि 40-60 बच्चों को इंटर्नशिप दी जाएगी फ्री। तो जॉब भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मतलब आप मान लेते हैं बहुत हाई लेवल तक नहीं आए, तो आपको क्या है ना मिलेगा वो इंटर्नशिप मिलेगी, फुल टाइम जॉब का अपॉर्च्युनिटी मिल सकता है। तो ये काफ़ी चीज़ है, मुझे जहाँ तक लगता है इसमें। तो आप लोग चाहो तो जॉइन कर सकते हो। देखो वेबसाइट जो मैंने डिज़ाइन किया था, वो बता रहा हूँ। आज इसकी वेबसाइट भी लाइव हो गई। देखो, तो जब आप रजिस्टर करोगे यहाँ पे आके, तो आप खुद से रजिस्टर कर सकते हो। अपनी आईडी वगैरह बनाना, ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन-वॉगिन करना और उसमें जो भी है अपना टीम का नाम और डिटेल्स डालना। अगर 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, 5 हो तो 5, मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 5 है। तो आप कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं ग्रुप में ये सब चीज़ भेजूँगा ज़रूर, क्योंकि अब इसका वो होगा, प्रमोशन वगैरह होगा, तो आप लोग जॉइन कर सकते हो। आपके ही बेनिफिट हैं इसमें। क्यों रवि? यस सर। सपोर्ट हम लोग करेंगे, अगर आप लोग करोगे तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि सीखना है ना, ये सब एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो? हेलो? क्या हुआ? फिर से बताएँगे आप? सर लिंक भेजना था। अच्छा, अच्छा, लिंक ग्रुप में डाल दूँगा मैं इसका, सारा चीज़ लिंक ग्रुप में डाल दूँगा, पोस्टर्स वगैरह हर चीज़ ग्रुप में आ जाएँगे आपको। ओके। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ तक हमने पढ़ा था? कल आपको रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में आपको बताया था कि अगर आपको फंक्शंस के बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स कल मैंने आपको दिए थे और साथ ही रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बताए थे कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, इसका बिजनेस लॉजिक से क्या लेना देना है, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में इसका रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल क्यों, कब, कैसे, कहाँ करते हैं। उससे ही बड़ी बात ये है कि जब हम छोटे-छोटे कोड लिखते हैं, जब बड़े-से-बड़े कोड लिखते हैं, तो किस तरह से रिटर्न करते हैं? क्या एक बार में एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं या फिर 2 या मल्टीपल्स वैल्यू को भी रिटर्न कर सकते हैं? तो ये सब चीज़ें कल हमने देखा था कि अगर और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो, तो उसमें एक बार में एक ही वैल्यू को आप रिटर्न कर सकते हो। लेकिन जैसे कल आपको फंक्शंस के स्ट्रक्चर्स भी आपको मैंने बताए थे, जैसे एक न्यू फंक्शन मान लो नेम नाम का बनाया और इसके अंदर कुछ अपन लिख रहे हैं, मान लो रिटर्न ही कर रहे हैं, क्या रिटर्न 10 रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसको क्या रिटर्न करेगा 10 रिटर्न कर रहा है, ठीक है? अब मैं ये और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा अगर इसकी बात करूँ तो वहाँ पे ये चीज़ भी सेम होता है कि एक बार में आप एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन वाले भैया ने आपके लिए एक अलग-सा फंक्शनैलिटी डाल के रखा है एंड दैट इज़ कि आप एक बार में मैक्सिमम मतलब मल्टीपल्स वैल्यू को भी आप रिटर्न कर सकते हो। मल्टीपल वैल्यू इन द सेंस जैसे मान लो 10 रिटर्न किया, हमें 20, 30 कुछ और रिटर्न करने हैं, कोई क्या कोई स्ट्रिंग रिटर्न करने हो, जैसे ये स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग रिटर्न करने हो, कोई ट्रू फॉल्स या फिर बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी हो तो आप रिटर्न कर सकते हो। लेकिन बस इतना ही बात है कि जो रिटर्न करेगा वो किस फॉर्मेट में करेगा, वो टपल के फॉर्मेट में करेगा, तो आप इसको अपने तरीके से
कन्वर्ट कर सकते हो अपने यूजेस में। जैसे अगर ये नेम में आया ना, तो आप इसको चाहे तो अपने वेरिएबल में डाल सकते हो। मान लो एक नया var आपने बनाया, अब जब var को प्रिंट करोगे तो ये टपल है, अब इसका टाइप चेक कर सकते हो। देखो इसकी टपल है ना, तो टपल से अगर डेटा निकालना हो तो बहुत ही आसान है, फॉर लूप लगा देंगे, फॉर आई इन var और प्रिंट कर लेंगे एक-एक डेटा को, या फिर अपने बिज़नेस लॉजिक के हिसाब से जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा वो कर सकते हैं। देखो एक-एक वैल्यू को हमने प्रिंट कर लिया। और आपको टपल का एक मैजिक दिखाऊँ? टपल जैसे मान लेते हैं एक नया टपल है। ये ऐसे तो आपको एक चीज़ पता है ना कि जैसे अपन कोई बिना ब्रैकेट का या बिना किसी चीज़ का कोमा लगा के छोड़ देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट टपल बन जाता है। जैसे 12, 34, 54 ऐसा कुछ बना देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन जाएगा? टपल बन जाएगा। अब इसमें से हर एक डेटा को अलग-अलग निकालना है ना, अगर कम हो तो मतलब 2, 3, 4 है, तो प्रैक्टिस के लिए ऐसा कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि ये है ना, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। आप फॉर लूप लगाओगे, कैसे करोगे? तो टपल वाले ने मतलब पाइथन के अंदर एक मस्त फंक्शनैलिटी है जो और किसी के अंदर नहीं है। वो आप ऐसे कर सकते हो कि ए, कोमा, बी, कोमा, सी, राइट? ये मतलब ये कहना चाह रहे हो कि वेर इस टपल के अंदर जो वैल्यू है, वो पहला है ए की वैल्यू, दूसरा है बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। तीनों को अगर आप सेपरेट करना चाहते हो, तो इस तरह से वार लगा सकते हो। अब देखो ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 34 एंड सी की वैल्यू 54। तो जब आप जेंगो इस्तेमाल करोगे ना, जेंगो पढ़ोगे और वेबसाइट डेवलप करना सीखोगे, कैसे वेबसाइट बनता है, तो आपको ये सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि आपके पास जो रिक्वायरमेंट होगा ना, बहुत लंबा और लेंथी होगा। क्योंकि आप नॉर्मल फॉर्म नहीं बनाओगे ना कि एक गूगल फॉर्म हमने बना लिया, नाम, पता, ऐज ये सब डाल दो और हमने डेटाबेस में सेव करा दिया। दिस इज़ नॉट अ वेबसाइट। अगर आप गूगल फॉर्म खोलोगे, तो वहाँ भी ये सब चीज़ अवेलेबल है। तो आपकी वेबसाइट लोग क्यों यूज़ करेंगे? अभी के समय में 1 सेकंड में लाखों वेबसाइट होस्ट होती हैं। विदिन अ सेकंड लाखों वेबसाइट पूरे वर्ल्ड में होस्ट होती है, डिप्लॉय होता है, सर्वर पे आते हैं। तो लोग आपसे क्यों, मतलब इंटरव्यूअर ही है, तो आपको ही क्यों जॉब देंगे? आपके अंदर क्या ख़ास बात है? तो कहीं न कहीं इस ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ फॉर्म जैसे मैं इंटरव्यू कर रहा था, आज से लगभग 4-5 दिन पहले, एक एमसीए की बंदी थी। अब वो है ना, मैंने उनसे बताया कि वो इंटरेस्टेड थी काफ़ी फ्रंट एंड को लेके। मैंने कहा, "ठीक है, आप एक दिखाओ फ्रंट एंड का कोई।" तो उसने क्या किया, एक नेम और ये इंट्रोडक्शन, मतलब वो ऐज और ये फादर्स नेम, मदर्स नेम और ये सब डाल के सबमिट कर रहा था और डेटाबेस में सेव हो रहा था वो चीज़। मैं कहा, "ये आपने बनाया?" "हाँ।" "अभी चल ही रहा है।" बोले, "ओके।" "तो आप इसको कुछ डिज़ाइन करके दिखाओ।" तो वो क्या डिज़ाइन किया, उसको बीच में कर दिया। मतलब जो चीज़ यहाँ अलाइनमेंट उसका स्टार्टिंग में था, उसको बीच में कर डाला और सर ये डिज़ाइन। ओके, रिजेक्ट कर दिया मैंने। तो कहीं न कहीं डिज़ाइन सिर्फ़ इतना ही नहीं होते, या फिर जो आप वेबसाइट रेडी करते हो सिर्फ़ और सिर्फ़ फॉर्म्स तक ही नहीं होते। वो बहुत आगे बिज़नेस लॉजिक होता है उनका। आप चाहें तो कोई वेबसाइट देख लेना, जब कोई हार्ड वेबसाइट खोलोगे जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ फंक्शनैलिटी ही अ, अपलोडेड होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी होता है। बहुत ज़्यादा इन द सेंस, आप कभी गवर्नमेंट की वेबसाइट खोल के देखना। गवर्नमेंट की वेबसाइट में ना बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी होते हैं। आप सामने देखोगे कुछ और इंटरफ़ेस है, इधर कुछ और इंटरफ़ेस, इधर कुछ और इंटरफ़ेस, तो आप देखते-देखते कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ये सब कैसे होता होगा? ये सब डायनामिक वेबसाइट से होता है। तो हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग अपना-अपना फंक्शन होता है। जैसे नरेंद्र मोदी की आप वेबसाइट देखो, NARENDR नरेंद्र मोदी। इनकी वेबसाइट आनी चाहिए मेरे ख्याल से, www.narendramodi.in। देखो, लॉगिन, रजिस्टर, सर्च, इंग्लिश। अब देखो लॉगिन रजिस्टर क्या सिर्फ़ आपके लिए है? ये लॉगिन वहाँ जो जॉब करते हैं, जो इनके पार्लियामेंट में जो होते हैं, जो इनके ऑफ़िस में होते हैं, उनका उनका और स्टूडेंट का अलग, लोगों का अलग, पब्लिक का अलग, जनता का अलग, सबका अलग-अलग रजिस्ट्रेशन होता है। फिर देखो यहाँ पे किस कदर फ़ेसबुक, ट्विटर ये सब लिंकिंग होते हैं, फिर ये किस तरह से होवर हो रहा होता है। आपको लगता है ये आसान है, टेम्पलेट के व्यू से देखा जाए तो आसान है। पर यहाँ पे आपको ये देना है, यहाँ पे आपको एक अलग से लिंकिंग देनी है, फिर यहाँ पे अलग, फिर यहाँ पे अलग, और इस तरह से देखो, इस तरह से अलग-अलग होनी चाहिए। तो देखो ये सब डिज़ाइन कौन करता है? हम आप जैसे डेवलपर ही तो करते हैं, जैसे। तो कुछ इस कदर। तो और जहाँ से अप्लाई होता है, आजकल देख रहे हो ना, कोई-कोई फॉर्म अप्लाई होते रहे हैं, श्रम, ई-श्रम, ये वो, देखो कितने सारे लिंकिंग्स हैं यहाँ पे। तो सारे का अलग-अलग फंक्शंस होता है। अगर आप डायनामिक की बात करो, अगर आप मान लो ये चीज़ जेंगो में बनाना होता आपको, तो पहला देख लो बायोग्राफी। तो आपको ना बायोग्राफी का एक अलग फंक्शन बनाना होता। आप रिलेट करो फंक्शन को। जैसे बायोग्राफी है ना, तो बायोग्राफी के लिए अलग से आपको एक फंक्शन बनाना होता। बीजेपी कनेक्ट, तो बीजेपी कनेक्ट के लिए ना अलग से आपको एक फंक्शन बनाना होता है। उस फंक्शन के अंदर उसके बारे में आपको क्या लिखना है, क्या रिटर्न करना है, बिज़नेस उसका रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होती।
राइट? तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा और रिटर्न मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। बकायदा ये भी आपको बता दिया था कि एक बार में कोई फ़ंक्शन जैसे अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वो एक बार में एक ही चीज़ रिटर्न करता था। लेकिन इन पाइथन आप एक बार में मल्टीपल चीज़ों को रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जब आप मल्टीपल चीज़ को रिटर्न करोगे तो वो किस फ़ॉर्मेट में आएगा? वो आएगा आपके टपल फ़ॉर्मेट में। फिर आप उसको अपने यूज़ के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल कर लोगे। देखिए, तो मैं कल आर्गुमेंट्स भी आपको बताया था मैंने। थोड़ा-थोड़ा आपको बताया था आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। तो कल आपको ये बताया था कि आर्गुमेंट्स एक प्रकार का इनपुट फंक्शन होता है। इनपुट जो हम फंक्शन को देते हैं अपनी तरफ से कि भैया आप ये लो और उसके अंदर आपने जो लॉजिक लिखा है उसके साथ वो कैलकुलेशन करेगा और वो वापस करेगा। आई होप आप इससे अवेयर हो, आपको समझ में आया। तो अब आर्गुमेंट्स में ना बहुत तरह के होते हैं। मैं कल आपको बता रहा था कि 4-5 3-4 तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं, जो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो फंक्शन आप जब जैसे आप पाइथन जिस चीज़ के लिए फ़ेमस है, उसमें आपका हाथ सही नहीं रहेगा। मतलब कि पाइथन बिज़नेस लॉजिक को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। मशीन लर्निंग को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। तो इस चीज़ में आप नहीं कर पाओगे। जैसे अब कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, वो चीज़ है कि कोई भी फंक्शन क्रिएट करने के लिए यही चीज़ अपनाते हैं। डीईएफ लिखते हैं, डिफाइन करते हैं किसी फंक्शन को और अगला फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम मतलब मान लो फन लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं और इस तरह से ब्रैकेट इसलिए भी क्योंकि अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए ब्रैकेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है? अब जैसे इक्वल टू लिखते थे वैसे यहाँ पे कोलन लगाते हैं और उसके अंदर अपना कोड लिखते हैं नीचे, ठीक है? जो भी लिखते जाते और ये जो भी कोड होता है, इस ब्लॉक के अंदर होता है, इस ब्लॉक के अंदर। ये तभी रन होगा जब अपन इस फंक्शन को कॉल करेंगे, चाहे वो कहीं से भी कॉल करें। किसी फंक्शन के अंदर से कॉल करें या फिर किसी दूसरे फंक्शन के अंदर से कॉल करें या किसी क्लास के अंदर से कॉल करें या फिर किसी भी थ्रेड के अंदर से कॉल करें या किसी भी यूआरएल के अंदर से कॉल करें। जब तक कॉल नहीं करेंगे ये फंक्शन कभी कुछ नहीं होगा। अब जैसे आपने पायरेटेड वर्ज़न कभी कोई डाउनलोड किया है? कभी आपने कोई ऐप डाउनलोड किया होगा प्ले स्टोर से या फिर जैसे मान लो अ ऐप स्टोर में ही गूगल क्रोम में जाके कभी आपने गूगल से कोई ऐसा ऐप डाउनलोड किया होगा जो आप पायरेटेड होता है। पायरेटेड इन द सेंस जिसके पैसे आपको देने होते हैं पर आप अनऑथेंटिकेटेड वे में आप डाउनलोड करते हो। मतलब जैसे आपने देखा होगा फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप जो होता है एक ग्राफ़िक डिज़ाइन के लिए एक बहुत ही शानदार ऐप है एडोबी का, ठीक है? लेकिन वो फ्री नहीं है। अगर वो फ्री नहीं है, आपको 5 से 6,000 रुपए मंथली उसमें पे करने होते हैं, अगर आप ओरिजिनल एडोबी की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे तो। लेकिन हमारे जैसे डेवलपर्स क्या करते हैं, उसको डाउनलोड करके उसको पायरेटेड बना देते हैं। मतलब उस फीचर्स सारे के सारा सेम रहता है और उसको सेम टू सेम उसका हम ऐप का कॉपी बना देते हैं। जैसे आपके पास अगर वर्ड फाइल दे दिया जाए, कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे? उसका एक कॉपी बना सकते हो ना? कॉपी बना सकते हो और उसका आप चेंज कर सकते हो। पुराने वाले को एज़ इट इज़ आप छोड़ दोगे, नए वाले में उसमें कुछ चेंजेस कर दोगे, ठीक है? तो वही क्या किया डेवलपर वालों ने क्या करते हैं, वो कॉपी करके और उसका पायरेटेड वर्ज़न बना देते हैं। सेम टू सेम कॉपी, सेम वर्किंग रहेगा। अब वो बना रहे हैं, कोई कंपनी बना रही है ना, हम आप जैसे एक डेवलपर तो बनाते ही नहीं होंगे, कोई कंपनी इस पे काम करती है। और क्या होता है, वो लॉन्च कर देते हैं और हम आप जैसे लोग डाउनलोड कर लेते हैं। डाउ अब क्योंकि वो आपसे पैसे नहीं चार्ज कर रहे हैं तो कुछ तो चाहिए उसको। जब पैसे नहीं चार्ज कर रहे तो कुछ चाहिए, क्या चाहिए उसको? उसको आपका डेटा चाहिए। अब आपका डेटा उसको मिल जाएगा, आपकी ईमेल आईडी मिल जाएगी, आपके पासवर्ड्स मिल जाएँगे। तो वो हो गया, उसका काम तो हो गया। वो आपसे थ्रेडिंग के वे में पैसे ले लेंगे आपसे, ठीक है? तो आप गलती ये करते हो अरे! आगे आगे से ये गलती कभी मत करना जो पायरेटेड हो। देखो क्या होता है जब उसके साथ ना बहुत सारी फाइल्स आती है। तो फाइल्स के अंदर ये सारे फंक्शंस लिखे होते हैं और फंक्शंस के अंदर, उस ब्लॉक के अंदर उसके वायरस वाले कोड लिखे होते हैं। जो भी उसने वायरस लिख रहा होता है, वायरस बेसिकली क्या होता है? एक वर्म ऐसा वर्म जो आपके कंप्यूटर को हार्म करने में मदद करता है, ठीक है? तो वो उस ब्लॉक के अंदर सारे फंक्शंस लिखे होते हैं कि क्या होगा, जब तक कॉल नहीं होगा, आपके लैपटॉप को कुछ नहीं होगा। और कॉल कहाँ से होता है? जब आपके फ़ोन में या लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में जब आपका सॉफ्टवेयर रन होता मतलब इंस्टॉल हो जाता है ना, इंस्टॉल होने के बाद जब वो रन होता है तो उसमें लिखा हुआ होता है। अब रन होने के लिए भी कोई ना कोई कमांड होता होगा ना, तो जब वो कमांड रन होगा, तो वहाँ पे भाई साहब ने लिख दिया कि जैसे ही ये रन होना स्टार्ट हो जाए, वहाँ से ये फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है? आप समझ रहे हो मेरी बात? जैसे ही वो रन होना स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ से ये फंक्शन कॉल हो जाए। और जब तक इंस्टॉल होगा तब तक कॉल नहीं हो रहा है। लेकिन जब रन हो रहा है ना, तब वो ये फंक्शन को कॉल कर रहा है वहाँ से। और इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है? वो आपका ऐसा कोड लिखा हुआ जो पहले क्या करेगा आपका डेटा लेगा, डेटा आपके पूरा कंप्यूटर से डेटा चुराएगा
और आप जहाँ से ब्लॉक करते हो, मतलब कोई आपका कंप्यूटर से डेटा ना ले पाए, तो ब्लॉक करते हो ना, जैसे गूगल में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है, पासवर्ड अलाउ, डिसेबल, इनेबल होता है। तो आप उसको डिसेबल करके रखते हो, तो वो क्या करता है, इनेबल कर देता है। आपको पता भी नहीं चलता, वो अंदर से इनेबल कर देता है। आपके कंप्यूटर या आपके सिस्टम गूगल क्रोम को लगता है कि वो आपने करी है, ठीक है? तो उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो उसको उसने इनेबल कर दिया और एक-एक डेटा को कॉपी बनाया, ईमेल फॉर्मेट में या जैसे भी कॉपी बनाया अंदर से ही और उसको उस ईमेल आईडी पे ट्रांसफर कर दिया, उस कंपनी की ईमेल आईडी से जिसका आपने वो ऐप डाउनलोड करा, ठीक है? अब उसके पास डेटा पहुँच गया, अब हो सकता है अब जैसा लॉजिक यहाँ सेट किया होगा वैसा काम होगा। ये जो मैंने ऐसा बताया तो ज़रूरी तो नहीं है ऐसा होता होगा। उसने लॉजिक किया आपके कंप्यूटर को लॉक कर दिया जाए, रैनसमवेयर जैसा आप समझते हो, तो उसने क्या किया लॉक कर दिया आपके कंप्यूटर को। अब आप उससे कॉन्टैक्ट करो। आपने उसे लॉक करने के बाद नंबर दिखा दिया, भैया इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, आप इतने पैसे दो और आपको हम डिक्रिप्शन पासवर्ड देंगे, ठीक है? तो ऐसा पासवर्ड सेट कर दिया और वो एन्क्रिप्ट कर दिया आपके कंप्यूटर को, तो ऐसा होता है। तो ये कब होता? लेकिन जब आप इंस्टॉल कर रहे हो ना, इंस्टॉल करने के साथ-साथ उसके साथ जो वो फाइल आती है, जिस फाइल के अंदर जैसे अभी ये test.py है ना, अभी ये टेस्ट वाली फाइल है। अगर आप बात करो तो ये देखो टेस्ट वाली फाइल है, इसके अंदर ये कोड लिखा हुआ, देखो टेस्ट नाम की फाइल है ना test.py। अपन जब इंस्टॉल करते हैं तभी test.py को अगर डिलीट कर दें, तो वो कॉल तो करेगा पर उसको ये फंक्शन दिखेगा ही नहीं। और जब दिखेगा ही नहीं तो कॉल ही नहीं हो पाएगा, तो होगा ही नहीं। तो उसका भी तरीका होता है जब किसी सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। तो आप ये समझो, जब तक फंक्शन को कॉल नहीं होगा, तब तक अपन वो स्टेटमेंट रन नहीं होगा। और जब वो स्टेटमेंट रन नहीं होगा, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये कि ये चीज़ दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने ये फंक्शन लिखी है, चलो एक मैं नया फंक्शन बनाता हूँ। जैसे आपने एक फंक्शन लिखा नेम नाम का, सॉरी फन नाम का, fun बना देते हैं, कोई सिंपल सा फंक्शन। और इसके अंदर a इक्वल टू 12 डिसाइड किया और रिटर्न किया a, ठीक है? अब देखो अगर इस फंक्शन के बाद फंक्शन को आप कॉल करोगे ना, तो क्या प्रिंट होगा? जैसे मान लो जो भी रिटर्न करेगा उसको अपन रखते हैं वेरिएबल के अंदर और जब वेरिएबल को प्रिंट करेंगे प्रिंट वर वेरिएबल प्रिंट करेंगे तो वेरिएबल में क्या प्रिंट होना चाहिए 8 सॉरी 12, ठीक है? ये 12 प्रिंट होना चाहिए, जाहिर सी बात है। अब देखो a की वैल्यू क्या है 12 है, लेकिन अगर एक a को हम प्रिंट करना चाहें कहाँ, यहाँ, प्रिंट नहीं होगा। चलो करके देखते हैं। टाइप एरर a इज नॉट डिफाइंड, ये प्रिंट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये स्कोप के पहले लिख दिया गया है। अब ये तभी प्रिंट करेगा जब a इसके ऊपर कहीं होगा, ठीक है? आपको भी ये लग रहा है ना कि ये a इसके ऊपर होगा तभी प्रिंट करेगा ना, क्योंकि इसके नीचे तो पढ़ेगा ही नहीं। कोई प्रोग्राम ऊपर से नीचे तक चलता है, बॉटम टू टॉप होता है, सॉरी टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है? ऊपर से नीचे की ओर आता है। लास्ट से स्टार्ट करता है, मतलब अगर ऊपर में दिखेगा तभी नीचे जाएगा, हर एक अगले-अगले लाइन को पढ़ता है और ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज होता है ये। तो हर एक लाइन को अलग-अलग पढ़ता है और एग्ज़ीक्यूट करता है। इसमें तो ऐसा कोई कंपाइलिंग वाला मैटर तो है नहीं। तो देखो इसने एरर दे दिया। अब आपको भी लग रहा होगा कि ऊपर हमने लिखा नहीं, ये तो यहाँ डिफाइन किया है, तो यहाँ कैसे प्रिंट करेगा, इसके नीचे प्रिंट होगा। चलो ठीक है, मैं इसके नीचे प्रिंट करके बताता हूँ, ठीक? अब देखना। देखो फिर भी ए आ गया कि ए डिफाइन नहीं है। अब ए डिफाइन क्यों नहीं भैया? हमने तो ए डिफाइन किया है यहाँ पे। ए यहाँ डिफाइन किया ना इक्वल टू 12 और यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, ये प्रिंट ही नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है। ये सिक्योर है। ये इस फंक्शन के अंदर ही रहेगा। ये तभी होगा, बाहर तभी आएगा जब इसको कॉल किया जाएगा। देखो यहाँ से हमने कॉल भी किया, फिर भी बाहर क्यों नहीं आया? अपन ए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कॉल करने के बाद ये हमने var नाम के नए वेरिएबल में रखा। ये अंदर ही है, ये बाहर नहीं, इसका इस्तेमाल इसी के अंदर होगा। इसी के अंदर कैलकुलेशन में होगा, इसका इस्तेमाल बाहर में कभी भी हो ही नहीं सकता, ठीक है? इसका इस्तेमाल बाहर में नहीं होगा और जब इसका इस्तेमाल बाहर में नहीं होगा, इसको अपन बोलते हैं लोकल वेरिएबल। अब हमेशा याद रखिएगा, जब इसका इस्तेमाल बाहर में और कहीं नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर होगा, ठीक है? चाहे वो रिटर्न भी क्यों ना कर रहा हो, रिटर्न भी करेगा सिर्फ और सिर्फ इसी फंक्शन तक रहेगा, सेशन बन के, ठीक है? जब आप किसी वैल्यू में इसको स्टोर कर रहे हो किसी वेरिएबल के अंदर, तो स्टोर तो होगा, ठीक है? स्टोर तो होगा, पर ये एग्जिट इसकी वैल्यू आएगी ना कि ए आएगा, राइट? वो इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन ये वेरिएबल नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसके स्कोप के अंदर है और जब अंदर रहेगा दैट इज लोकल वेरिएबल। और एक दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है? ग्लोबल आपने सुना होगा, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो जब ये इसके अंदर हमने लिखा तो इसका इस्तेमाल अपन इसी के अंदर कर सकते हैं और बाहर कहीं नहीं कर सकते। हालांकि रिटर्न भी कर रहा है तो ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका सेशन आ रहा है, ना कि ए आ रहा है। ए की वैल्यू जरूर आ रही है पर ए नहीं आ रहा, क्यों? अब ए बी सी डी बहुत सारे हो सकते हैं पर वो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है।
अब दूसरा ग्लोबल वेरिएबल ये होता है, देखो ये सब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। जैसे आप चाहते हो कि इसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी के बीच होना चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है। मैं स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर से भी यही कहता आ रहा हूँ कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे अलग-अलग तरीकाएँ होती है, पर आपका क्या रिक्वायरमेंट है ये मैटर करता है, ठीक है? आपका रिक्वायरमेंट क्या है? आपको सब कुछ सीख लेने के बाद आप अपने आप को प्रोग्रामर नहीं कह सकते, पर आपके पास जब रिक्वायरमेंट आता है ना, उसके बाद जब उसको सॉल्व करते हो तो अपने आप को आप एक अच्छा प्रोग्रामर कह सकते हो कि यस आई एम अ प्रोग्रामर, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन इसी तरह से ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जब आप उसको बाहर कहीं कर देते हो, बाहर कहीं आप स्टोर कर देते हो या इनिशियलाइज़ कर देते हो, बाहर कहीं भी आप इनिशियलाइज़ कर दो और उसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हो। चाहे वो कोई क्लास हो, कोई फंक्शन हो, कोई भी चीज़ हो, कहीं भी हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसे ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। जैसे इस ए का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ़ यहीं कर सकते हो, अभी आपने ए यहाँ प्रिंट करना चाहा, तो ये प्रिंट नहीं हो रहा। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल अब ये कौन-सा वेरिएबल हो गया? ये लोकल वेरिएबल हो गया। मैं मेंशन कर देता हूँ। लोकल RIABL लोकल वेरिएबल, राइट? ये लोकल वेरिएबल हो गया। अब ग्लोबल क्या होता है? ग्लोबल ऐसा वेरिएबल जो आप एक बार मेंशन कर दी, उसके नीचे जितने भी फंक्शंस होंगे, लूप होगा, जो भी होगा, हर किसी में वो वर्क करेगा। अगर आप चेंज कर रहे हो, चेंज होगा, अपडेट होता जाएगा। मान लो यहाँ पे आपने a इक्वल टू 12 डिफाइन कर दिया है, ठीक है? a इक्वल 12 अब ये a जितनी बार यूज़ होगा, उतने बार इसका काम होगा, ये प्रोसेस होगा। अगर कहीं अपडेट कर रहे हो तो अपडेट होगा, माइनस कर रहे हो, घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, वो अपडेट होता जाएगा, जितनी बार इस्तेमाल करोगे। अब ये जो प्रोग्राम के बाहर है ना, इस लूप के या इस स्टेटमेंट के बाहर है, फंक्शन के बाहर, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्योंकि ये आपके फंक्शन के बाहर है। अब जब इसका इस्तेमाल मान लो यहाँ पे आपने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फिर आप जैसे ही यहाँ पे आए, आपका फंक्शन क्या है? ये यहाँ पे फंक्शन को आपने कॉल किया। देखो बात समझो मेरी, फंक्शन को आपने कॉल किया, इस फंक्शन को कॉल हुआ। ऐसे जैसे ऐसे आ रहा था ना, इस ए में कोई संबंध नहीं है इसका, इस ए का इस ए से कोई संबंध नहीं है। जैसे आप इसको 13 कर दो, ये ए इक्वल 12 था, आप सोचोगे कि यहाँ पे ए 13 हो जाएगा, ये तब होगा जब ये फंक्शन को कॉल किया जाएगा। अदरवाइज़ जब आप ये फंक्शन को हटा देते हो, तो ए की वैल्यू 12 ही रहने वाला है, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। और जैसे ही यहाँ से आप फंक्शन को कॉल करते हो, तो इस a की वैल्यू क्या हो जाएगा? 13 और 13 होने के बाद यहाँ पे 13 प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो a पहले 12 था, ठीक है? a 12 था। अब यहाँ पे आने के बाद a का वैल्यू चेंज हो सकता है, क्योंकि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इस फंक्शन के अंदर। अब मान लो इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं करते। चलो ऐसा करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है? अब इसको कमेंट कर दिया हमने। अब ए रिटर्न कर रहे हैं, देखते हैं क्या ए रिटर्न होता है? बिल्कुल हुआ, 2 बार रिटर्न हुआ, मतलब एक बार यहाँ रिटर्न हुआ, जिसको अपन यहाँ प्रिंट करा रहे थे और दूसरी बार ए। तो दोनों में ए का वैल्यू 12 आया। अब देखो, इसके अंदर हमने ए लिखा ही नहीं। अब मान लो इसके अंदर ए है ही नहीं, फिर भी ए रिटर्न कर रहा है ये। देखो 12 रिटर्न कर रहा है ना? ये रिटर्न कर रहा है, क्यों? क्यों कर रहा है रिटर्न? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। ये हर फंक्शन में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो और जब किसी वेरिएबल का आप इस्तेमाल हर एक फंक्शन, हर एक क्लास में, हर जगह आप इस्तेमाल करोगे, दैट इज़ ग्लोबल वेरिएबल। और जब किसी वेरिएबल का इस्तेमाल आप किसी एक फंक्शन के अंदर ही होगा, बाहर कहीं नहीं होगा, तो वो क्या होगा? आपका लोकल वेरिएबल, ठीक है? तो देखो, जब a इक्वल टू 12 था, फिर यहाँ पे आने के बाद रिटर्न ए हुआ क्योंकि अब इसके अंदर जब ए है भी नहीं, तब रिटर्न कर दिया। अदरवाइज आप बी करके देखो, अब देखो ये एरर देगा आपको। देखो बोल रहा है बी तो डिफाइंड है ही नहीं, तो बी तो कहीं आपने डिफाइन ही नहीं किया इस फंक्शन के अंदर। जो इस फंक्शन के अंदर डिफाइन करोगे वही ना रिटर्न करोगे। लेकिन ये ग्लोबल वेरिएबल है, इस कहीं से भी रिटर्न हो सकता है, कहीं भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो ये बस देखना कि आपको अगर ऐसा चीज़ करने हो, रिक्वायरमेंट आपका ऐसा हो कि इसका इस्तेमाल अपन हर जगह करने वाले हैं, आप उसको ग्लोबल वेरिएबल बना लेना। जब भी कभी आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि इस चीज़ का इस्तेमाल हमेशा होने वाला है, तो आप उसको ग्लोबल वेरिएबल बना लो। और जब आप देखो कि इसका इस्तेमाल हमेशा नहीं होने वाला, अब ये इस फंक्शन के अंदर ही होने वाला है, तो आप उसको लोकल वेरिएबल तक ही रहने दो, ठीक है? अब देखो बी में एरर आ गया ना कि बी डिफाइन नहीं है, जबकि अगर डिफाइन कर दो आप बी इक्वल टू 56, अब देखो बी रिटर्न भी करेगा, एरर भी नहीं आएगा। देखो 56 रिटर्न किया ना, ये रिटर्न बी हुआ, क्या हुआ? 56, राइट? 56 रिटर्न हुआ। अगर आप एक काम करो, फिर भी आप बी हटा दो यहाँ से और बी की वैल्यू ग्लोबल में सबसे ऊपर डिफाइन कर दो 56, तब भी ये रिटर्न देखो एरर नहीं देगा। 56 रिटर्न किया ना,
एरर नहीं है, क्यों? क्योंकि बी डिफाइंड है तो इसका मतलब कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि रिटर्न को क्या पता आगे क्या लिखा हुआ, बस एक वेरिएबल का नाम होना चाहिए जो ऑथेंटिकेट होना चाहिए, जो या तो यहाँ क्या वेरिएबल होना चाहिए इसके अंदर वाला, या फिर ग्लोबल वेरिएबल होना चाहिए। तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में आपको फर्क समझ में आया? यस सर। आई होप आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में फर्क समझ में आया। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी था, जेंगो में ये काफ़ी इस्तेमाल होता है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि सारे तो पाइथन के ही फंक्शंस होते हैं ना। तो उससे ज़्यादा मैं ये समझा रहा था कि आर्गुमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली 3 या 4 टाइप्स के आर्गुमेंट्स होते हैं। तो अपन देखते हैं कि वो आर्गुमेंट कैसा, आर्गुमेंट तो वही होता है ना जो अपन इनपुट देते हैं फंक्शन को जो भी इनपुट देते हैं वो उसका आर्गुमेंट हो गया। जैसे कल आपको बिजनेस के बारे में बताया था ना कि आप क्या उसको इनपुट देके भेज रहे हो कि भाई साहब हमें इतने रुपए लेने हैं, इस आदमी से लेने हैं, ऐसे-ऐसे लेने हैं। तो ये सब आपने आपने आर्गुमेंट्स दिया कि ये पैरामीटर्स हैं हमारे। बाकी तुम जाके बता देना, बाकी वो क्या हुआ, कैसे किया, क्या नहीं किया, वो उसका मैटर है। और रिटर्न आपको क्या चाहिए, ये आप देख लो। तो रिटर्न स्टेटमेंट तो आपने देखा ही था। तो अब देख रहे थे, देखो पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने का एक डिफ तरीका है और आप जब इनिशियलाइज़ करते हो फंक्शन को ऐसे करते हो। अब देखो इसके अंदर जो अपन देने वाले होते हैं, वो आर्गुमेंट्स होता है। अब वो क्या-क्या देंगे? वो कोई वैल्यू हो सकता है, कोई वेरिएबल का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी अपन देने वाले हैं ना, जैसे मान लो ये एक फंक्शन है। अब चलो इसको हटा देते हैं तो आपको समझ में आ ही गया। ये फंक्शन है। अब इस जो भी चीज़ अपन इसको स्टेटमेंट एज़ आर्गुमेंट्स देने वाले हैं, वो इस स्कोप के अंदर, जैसे आपने देखा था ना a इक्वल टू किस तरह से लोकल वेरिएबल चेंज हो रहा था, वो इस फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल होगा। अब हमेशा इस चीज़ को ज़हन में डाल लो, अपन जो भी डालने वाले हैं इसके अंदर आर्गुमेंट्स, वो इस फंक्शंस के लिए लोकल वेरिएबल होने वाला होगा। लोकल वेरिएबल इन द सेंस कि वो उसके अंदर ही इस्तेमाल होगा और कहीं इस्तेमाल नहीं होने वाला है। ठीक है? आप चाहे तो इसके अंदर कुछ भी दे सकते हो, जो भी आपको देना है। अब वो वेरिएबल आपका किसी भी टाइप का वेरिएबल हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो बूलियन हो सकता है, किसी भी टाइप का वेरिएबल हो सकता है, पर आप उसको जो दोगे वो इसके लिए लोकल वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है? तो अब मान लो अब क्या दोगे? तो यही देने का, उसको किस तरीके से आप वेरिएबल डिफाइन आर्गुमेंट डिफाइन करोगे, उसको दोगे, इनपुट दोगे, किस टाइप का दोगे, उसी को पाइथन में 3-4 तरीके होते हैं देने का। अब 3-4 तरीके क्यों? क्योंकि आपके बिज़नेस का रिक्वायरमेंट अलग-अलग होता है। आप एक तरीके से आप वेबसाइट डेवलप नहीं कर दोगे, आप क्या ऐप डेवलप नहीं कर दोगे, तो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हर एक चीज़ आपको समझना होगा। तो आपके बिज़नेस रिक्वायरमेंट की वजह से 4 तरीके का आर्गुमेंट्स होता है देने का, जो पाइथन को अपन फंक्शन को इनपुट देते हैं। तो एक चीज़ याद रखें, पहला तरीका ये है, ये चीज़ आपको तो पता चल गया कि इसके अंदर जो भी होगा वो लोकल वेरिएबल होगा, उसका इस्तेमाल कहीं भी बाहर नहीं होने वाला, सिर्फ़ उसी स्कोप के अंदर होगा। अब मान लो यहाँ पे हमने 10 दिया, 10 मतलब ये समझो कि यहाँ पर हम जो भी देने वाले हैं, मतलब उस ये मान लो यहाँ से जब अपन कॉल करते हैं ना, तो उसके साथ-साथ अपन कोई वैल्यू भी देते हैं इनपुट में, तो रखना कहाँ है? यहाँ इसके अंदर रखना है। तो इसके अंदर रखना है तो कुछ ना कुछ वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा, हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है पाइथन में। पाइथन के अंदर हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है, तो कहाँ रखना होगा? मान लो यहाँ इसके अंदर रखना है, तो मान लो एक्स में हमने रख लिया, एक्स, वाई, ज़ेड वेरिएबल का नाम है, कुछ भी ले सकते हो। तो अब यहाँ से कोई अगर वैल्यू पास करेंगे या फिर कोई इनपुट देंगे, इस फंक्शन को कोई अगर इनपुट अपन दे रहे हैं, तो वो कहाँ रखेगा? इसके अंदर रख लेगा। तो अब देखो, इसके अंदर लेकिन क्या, ये एक्स क्या है? लोकल वेरिएबल बन गया। कौन से फंक्शन का? इस फंक्शन का। ये इसी फंक्शन के अंदर काम करेगा, जो आप रिटर्न करना चाहते हो, वो रिटर्न होगा। ठीक है? तो अब मान लेते हैं एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स का स्क्वायर, ठीक है? और रिटर्न क्या कर रहे हैं? एक्स कर रहे हैं। अब एक्स अगर रिटर्न कर रहे हैं, तो एक्स रिटर्न होगा। अदरवाइज़ मान लो किसी बी में रख रहे हैं, बी इक्वल टू एक्स इंटू एक्स और रिटर्न बी कर देते हैं। आप चाहे तो कुछ भी रिटर्न कर सकते हो अपने लॉजिक के हिसाब से, जब आपका रिक्वायरमेंट जैसा होगा वैसा आप काम करोगे। तो अब देखो, अब इस फंक्शन को एक वेरिएबल चाहिए, एक इनपुट चाहिए ही चाहिए। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, देखो अगर मैं इसको हटा दूँ और इसको भी हटा दूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन बिना किसी पैरामीटर का भी चल रहा था। अब तक कि ना बिना किसी पैरामीटर्स का भी चल रहा था। लेकिन जैसे ही आपने ऐसा चीज़ कराया कि ऐसा सिस्टम आपने लिख दी कि भैया एक वेरिएबल तो चाहिए ही चाहिए। मतलब जब आपको इस फंक्शन को कॉल करना हो तो एक वेरिएबल तो चाहिए ही चाहिए। तभी ये अंदर का काम करेगा, वरना एरर देगा आपको। एरर कैसे? देखो अभी हमने फंक्शन लिख दिया कि भैया एक वेरिएबल चाहिए। अब जो भी वेरिएबल बंदा डालेगा उसको अपन किस में रखेंगे? एक्स में रखेंगे। ये वही चीज़ हो गया आर्गुमेंट, जैसे आपने कल बिज़नेस वाला है ना,
जो एक आदमी को भेजा करता था पैसा लेने के लिए, तो कुछ ना कुछ एक जुगाड़ भी देगा ना। अगर वो मान लो बंदा कैश में पेमेंट देगा तो आप ऐसे रख लेना, ऑनलाइन पेमेंट देगा तो इस अकाउंट में मंगवाना, ठीक है? तो उसी तरह से आप ये समझो कि अगर यहाँ से कोई चीज़ जा रहा है, कोई अपन ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ये एक एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है क्या? कि एक वैल्यू आना चाहिए। आप मेरे को तभी कॉल करना जब आपके पास एक वैल्यू होगा, क्योंकि आपने ही डिफाइन किया है कि एक वैल्यू तो चाहिए इस फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो अब ये इसको अगर आप रन कराओगे ना, तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो फन नाम का फंक्शन है ना, वो एक रिक्वायर्ड मतलब एक आर्गुमेंट मिस है। एक ही चाहिए और एक दिया ही नहीं आपने, ठीक है? तो ये कह रहा है एक तो मिसिंग है। अब आप क्या करोगे? ये इसका स्ट्रक्चर आपने बना दिया। फंक्शन मतलब एक तरह का स्ट्रक्चर है जो बार-बार काम करेगा, ढांचा नहीं होता, जो बार-बार काम करते हैं। अच्छा, घर में आपने वो देखा पकवान वगैरह जो बनते हैं, तो एक उनके पास वो होता है स्ट्रक्चर बनाने वाला फंक्शन, जिसके अंदर वो आटे डालते रहते हैं और बार-बार वही मशीन को घुमाते रहते हैं और उनका आउटपुट मिलता रहता है। तो इनपुट में कुछ देते हैं और स्ट्रक्चर तैयार आता है। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, उस तरह का हमें आपने जैसा स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, उस तरह का आपको ये डालना पड़ेगा। उसका आर्गुमेंट भी आपको पेस्ट करना होगा उसके अंदर। तो मान लो फंक्शन को कॉल तभी कर सकते हो जब एक वैल्यू डालना है, क्योंकि आपने लिखा है रिक्वायरमेंट आपका। मान लेते हैं मैं क्या कर रहा हूँ 10 डाल रहा हूँ, ठीक है? 10 डाल रहा हूँ, तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है इस पे। प्रिंट कुछ नहीं किया क्योंकि इस जो भी रिटर्न आएगा उसको वैर के अंदर आएगा, वैर को प्रिंट भी तो करना है, राइट? तो देखो ये क्या हुआ 100 प्रिंट किया। हमने क्या डाला था 10 और आपके बिज़नेस लॉजिक के हिसाब से जो भी आपने लॉजिक लगाया, मैंने लॉजिक क्या लगाया था कि इसके अंदर जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा लोकल वेरिएबल होगा और उसका क्या करते हैं काम करते हैं, एक लॉजिक हमने बनाया कि जो भी वैल्यू आएगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा और इसके अंदर इस वेरिएबल का आप कहीं भी इस्तेमाल करो, लेकिन कहाँ इस स्कोप के अंदर, इसके बाहर नहीं, इसके अंदर। तो हमने क्या किया जो भी वैल्यू आएगा उसका अपन स्क्वायर वैल्यू दे रहे हैं। मान लो बंदा हमारे फंक्शन को कॉल कर रहा है, एक ऐसा फंक्शन है जो जो भी वैल्यू आएगा उसका एक स्क्वायर आउटपुट देंगे, रिटर्न करेंगे। तो देखो उसने x में जो भी डाला हमने x में रखा, x into x कर दिया, b के अंदर रख दिया और b को रिटर्न कर दिया। अब क्या होगा अगर x को रिटर्न करे तो बंदा जो भी वैल्यू डालेगा वही रिटर्न मिलेगा उसको। देखो 10 डाला था 10 ही रिटर्न हुआ। पर हमारा क्या हमने क्या लॉजिक लगाया कि जो भी डालेगा बंदा उसका स्क्वायर रिटर्न करेंगे। ठीक है? स्क्वायर वैल्यू हम रिटर्न किया, जो भी डालेगा अब देखो वो 10 डाला, तो 10 का स्क्वायर रिटर्न हुआ। अगर वो बंदा 30 डाल देता है, 30 जा 900 रिटर्न होगा। इस तरह से अपन उसको डेटा रिटर्न करते हैं। तो देखो, अब ये चीज़ याद रखना कि अगर आपने डिफाइन ऐसा फंक्शन किया है जिसको एक वेरिएबल तो चाहिए ही चाहिए, एक वैल्यू चाहिए ही चाहिए, तभी वो आगे बढ़ेगा, तो आपको एक वैल्यू यहाँ पे पास भी करना पड़ेगा। ठीक है? अदरवाइज़ आपको एरर का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ गलती आप कभी नहीं करिएगा। अच्छा एक बात और, इंटरव्यू लेवल्स में आपको बता दूँ कि ये जो देखो 2 टाइप का चीज़ होता है, आर्गुमेंट्स होता है। पहला ये आर्गुमेंट्स जो आपने पास किया अपने मन से, ठीक है? 30, 40, 50 जो कांस्टेंट होता है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? जो वो एक और दूसरा ये जो ले रहा है। पहला ऐसा फंक्शन जो ऐसा आर्गुमेंट्स जो आप खुद से दे रहे हो, चेंज कर रहे हो बार-बार। अच्छा बार-बार आपको चेंज करना है तभी तो आप फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि एक बार नहीं आपको 1000 बार चलाने हैं। और दूसरा जो उस वैल्यू को लेके किसी वैल्यू में स्टोर कर रहा है, ये भी एक आर्गुमेंट्स। 2 तरह के आर्गुमेंट्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है? तो ये जो आर्गुमेंट्स है ना x जो यहाँ पे कौन सी कांस्टेंट वाली वैल्यू होती है x, y, z, ABCD नेम कुछ भी रख सकते हो, जिसके अंदर आपको रखना हो। तो वो जो वैल्यू होते हैं, वो जो आर्गुमेंट्स होते हैं ना, ये इसको फॉर्मल आर्गुमेंट्स बोला जाता है। इसको फॉर्मल आर्गुमेंट्स आप चाहे तो कहीं लिख लेना कॉपी में या याद रख लेना, इसको फॉर्मल आर्गुमेंट्स बोला जाता है। और ये जो आर्गुमेंट्स है, जो आप खुद से पास कर रहे हो, आप वैल्यू के अनुसार पास कर रहे हो, ये आपका एक्चुअल आर्गुमेंट्स होता है। ये एक्चुअल आर्गुमेंट्स होता है, ठीक है? आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये जो पहला वाला था, ये कौन-सा था? ये आपका फॉर फॉर्मल ARGUMENTS फॉर्मल आर्गुमेंट्स होता है और ये जो आपने पास किया खुद से, ठीक है? एक्चुअल आर्गुमेंट्स होता है। एक्चुअल आर्गुमेंट्स होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो आप खुद से पास कर रहे हो, अगर इंटरव्यू में पूछ दे कि एक्चुअल आर्गुमेंट्स और फॉर्मल आर्गुमेंट्स क्या होता है, तो आप कहना कि जो हमने डिफाइन किया फंक्शन के अंदर, जो वेरिएबल हमने डाला है, जो उसके लिए क्या होता है, प्राइवेट होता है। मतलब एक वो होता है, लोकल वेरिएबल होता है, जो फंक्शन के अंदर हमने लिखा है, वो फॉर्मल आर्गुमेंट्स होता है, जो जहाँ वैल्यू स्टोर हो रही है। और जहाँ से वैल्यू को पास कर रहे हैं, जहाँ से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वहाँ पर जो अपन वेरिएबल देते हैं टेस्ट करने के लिए, तो वो एक्चुअल आर्गुमेंट्स होता है कि अपन क्या दे रहे हैं 30, 40, 50 कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। तो वो आपका ये होता है। अच्छा,
आगे ये है कि ये इसको कौन सा आर्गुमेंट्स बोलते हैं? इसको जो भी आपने यहाँ पे दिया था, ठीक है? जो भी आपने यहाँ पे दिया था, देखो वैसे तो 4 तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं, जो आपको मैं बता रहा हूँ, वो 4 तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं। पहला पोजिशनल आर्गुमेंट्स। अच्छा ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना फॉर्मल आर्गुमेंट्स और एक्चुअल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? तो अगला ये है पोजिशनल जो पहला आर्गुमेंट्स है ना बेसिकली 4 तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं पाइथन के अंदर। पहला आर्गुमेंट्स पोजिशनल आर्गुमेंट्स होता है। पोजिशनल आर्गुमेंट्स। पहला पोजिशनल आर्गुमेंट्स होता है। अब पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्या होता है ये अपन देखते हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट्स वो चीज़ होता है जैसे आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है? फंक्शन बनाया और उसके अंदर आप कुछ फॉर्मल आर्गुमेंट्स डिफाइन करते हो अपने तरीके से। आप कुछ फॉर्मल आर्गुमेंट्स डिफाइन करते हो तो कि हमारा ये फॉर्मल आर्गुमेंट्स होना चाहिए। तो जैसे मान लो ये आपने फंक्शन बनाया और यहाँ पे आपको 1 चाहिए तो 1 वेरिएबल आपने लिखा, 2 चाहिए तो 2 लिखोगे कि अब देखो जैसे ये 2 लिखा आपने तो यहाँ पे x यहाँ पे y तो आप उम्मीद भी कर रहे हो कि कोई जब इस फंक्शन को कोई कॉल करे तो 2 वैल्यू वो पास करे। 2 वैल्यू पास कैसे? एक्चुअल आर्गुमेंट्स में 2 वैल्यू पास करे। पहला इस जो भी वैल्यू आएगा वो इसके अंदर आएगा और दूसरा जो भी वैल्यू आएगा इसके अंदर आएगा। तो ये चीज़ पोजिशनल आर्गुमेंट्स होता है। ठीक है? जो करेक्ट पोजीशन पे आप पास करते हो, ठीक है? वो पोजिशनल आर्गुमेंट्स होता है। इन द सेंस कि आप चाहते हो कि ये जो अब देखो, अब ये फंक्शन आपने बनाया ना, ये पहला 2 वैल्यू को ले रहा है एक साथ इनपुट में फंक्शन। अब ये दोनों वैल्यू इसके अंदर लोकल वेरिएबल हो जाएगा, इसके अंदर। आपको जो छेड़खानी करनी है इस वैल्यू के साथ छेड़खानी करो और ये इसी के अंदर रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन अब जैसे ही फंक्शन को कॉल करोगे, आपको कितने वैल्यू आपको पास करने पड़ेंगे? 2। और जब 2 वैल्यू पास करोगे तभी ये पास होगा, नहीं तो ये एरर देगा, ठीक है? अब x और y इसके लिए क्या होगा? लोकल वेरिएबल। आप इसी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं और नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था ना अभी a यहाँ पे b डाल के, यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, नहीं हो रहा था प्रिंट क्योंकि ये इसके अंदर था, ग्लोबल वेरिएबल है नहीं। तो देखो x और y इसके लिए मान लो सम बनाते हैं, सम इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है? x प्लस वाई और इस सम को नया वेरिएबल हमने बनाया, सम को यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। सबको हमने रिटर्न कर दिया। अब देखो क्या हुआ, ये x एक वैल्यू है, y एक वैल्यू है, दोनों कौन सा आर्गुमेंट्स है? इसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स, फॉर्मल आर्गुमेंट्स। तो जो भी आप जब इस फंक्शन को कॉल करोगे तो 2 वैल्यू आप डालोगे, पहला और दूसरा। पहला वैल्यू कहाँ स्टोर होगा? पहले वाले में और दूसरा वैल्यू कहाँ स्टोर होगा? दूसरे वाले में। अगर आपके पास एक ही था मान लो, अगर आपके पास एक ही था तो जाहिर-सी बात है ये वैल्यू 30 किसके अंदर स्टोर होने वाला है? x के अंदर और इसके अंदर फिर आपका काम होगा। लेकिन अभी अभी के सीजन में अगर रन करा दिया जाए तो एरर आएगा, क्यों? y तो है ही नहीं, इस लोकल वेरिएबल के अंदर y नहीं है, ठीक है? तो उसी तरह से देखो, 2 वैल्यू अगर आप पास 2 फॉर्मल वेरिएबल्स आपने लगाया है, फॉर्मल आर्गुमेंट्स अगर आपने 2 लगाया है, पहला और दूसरा, तो आपको जो आपका जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स होना चाहिए वो भी 2 और वो भी एक ही पोजीशन पे होनी चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं? पोजिशनल आर्गुमेंट्स। जो आप आर्गुमेंट्स पास कर रहे हो ना, वो उसी के लिए पास कर रहे हो अपने ऑर्डर में, ठीक है? करेक्ट ऑर्डर में। जैसे क्या होता है आप फंक्शन को बनाते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपने जो इस फन नाम के फंक्शन को आपको कॉल किया तो 2 आर्गुमेंट जो आप डाल रहे हो तो आप मेक श्योर अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लो कि पहला आर्गुमेंट किसके लिए आप दे रहे हो? x के लिए, दूसरा आर्गुमेंट किसके लिए? y के लिए। हमेशा याद रखना पहला आर्गुमेंट किसके लिए? x के लिए और दूसरा आर्गुमेंट किसके लिए? y के लिए। अगर आपको x की वैल्यू 40 मतलब मान लो 50 देना हो तो आप इसको यहाँ पे 50 करोगे। आप यहाँ पे 50 करोगे। y की वैल्यू आपको मान लो 20 देना हो तो यहाँ पे आप 20 करोगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे y की वैल्यू कर दोगे, यहाँ पर x की वैल्यू कर दोगे, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आपका जो लॉजिक आपने लगाया है वो रन टाइम में फेल हो जाएगा। तो पोजिशनल आर्गुमेंट्स वही होता है कि जो भी आप आर्गुमेंट्स जितने भी आर्गुमेंट्स दे रहे हो, अच्छा आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही 2 ले सकते हो, आप मल्टीपल्स ले सकते हो। जैसे x, y z, a, b इतने सारे ले सकते हो। लेकिन हर फिर वही बात कि अगर इतना आपको आर्गुमेंट्स की ज़रूरत है, तो इतना आर्गुमेंट्स आपको पास भी करने होंगे यहाँ से, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। जैसे मान लो आपने ले गया x, y, z, a अगर इसको अभी आप रन कराओगे तो ये आपको एरर देगा क्योंकि वो बोल रहा है कि मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स। मैं आपको पोजिशनल आर्गुमेंट्स ही पढ़ा रहा हूँ ना, पोजिशनल आर्गुमेंट्स। तो बोल रहा है कि आपने जो आर्गुमेंट सेट कर रखा है ना वो पोजिशनल आर्गुमेंट्स है और उसमें 2 रिक्वायर्ड वैल्यू को वो कर रहा है, मिस कर रहा है। वो कौन सा है? Z और A। देखो C++ में इतना ज़्यादा समझाता नहीं है एरर, लेकिन यहाँ पे एरर भी आपको बता रहा है कौन-कौन सी वैल्यू? Z और A की वैल्यू, ठीक है? तो ये x की वैल्यू तो आ गया, y की वैल्यू आ गया, z और a की वैल्यू नहीं आई, तो आप यहाँ से ये भी पास करा दो।
अच्छा, क्योंकि वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, पाइथन है तो यहाँ पे डिफाइन करके बताना नहीं होता है कि ये कौन सा इंटरप्रेटर है, समझ जाता है। आप जैसा वैल्यू दोगे वो अपने आप को वैसा कर लेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट पाइथन में। तो अब देखो, अब ये रन करेगा 70, ये क्या हो रहा है, x प्लस वाई को हमने ऐड किया था और यहाँ से रिटर्न कर दिया। हालांकि इस स्कोप के अंदर z का भी वैल्यू है, a का भी वैल्यू है, a का भी अलग वैल्यू। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जैसे एक फंक्शन बनाया, आपने उसको नेम भेजा, आपने उसको एज भेजा, आपने उसको स्टैंडर्ड भेजा, कौन से क्लास में है वो, ठीक है। ये फंक्शन बनाया, एक फंक्शन बनाया, मान लो स्टूडेंट नाम का फंक्शन बनाया, student, स्टूडेंट नाम का फंक्शन बनाया। उसके अंदर क्या क्या आर्गुमेंट्स आपने लिया, नेम एज स्टैंडर्ड, कौन से क्लास में हो, ठीक है। तो आप उसको कॉल करोगे, इसी नाम से आपको कॉल करना होगा। और अब उसके अंदर जो आप एक्चुअल आर्गुमेंट डाल रहे हो, जो डेटा डाल रहे हो, तो उसी के हिसाब से होना चाहिए। नेम, नेम क्या चाहिए, अब नेम जाहिर सी बात है आपने स्ट्रिंग लेना है तो स्ट्रिंग आप पास करो कि नेम, ठीक है। आप उसके अंदर अगली वैल्यू क्या डाल लें, अब मेक श्योर कि अगली, ये पहली वैल्यू है ना, ये पहले के लिए ही है, इसी को अपना पोजिशनल आर्गुमेंट्स बोलते हैं। पहला वैल्यू पहले के लिए ही आप डाल रहे हो, इसको पोजिशनल आर्गुमेंट्स बोलते हैं, पोजीशन में दे रहे हो। एज, उसका मान लो एज है 21, स्टैंडर्ड पढ़ रहा है वो कौन से क्लास में, वो पढ़ रहा है मान लो 12 में, ठीक है, 12 पढ़ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये नेम कौन सा वेरिएबल बन जाएगा, ये बन जाएगा स्ट्रिंग टाइप का, ये इंटीजर टाइप का और ये भी इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो अब देखो, जब आप, अब इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर आप इसके हिसाब से लिखोगे, क्योंकि अब इस स्कोप के लिए कौन कौन सा वेरिएबल एप्लीकेबल है, नेम, एज और स्टैंडर्ड। आप इसी चीज के अंदर कर सकते हो। तो चलो एक काम करते हैं, रिटर्न सॉरी रिटर्न नहीं करते, हाँ इस सब चीज को रिटर्न करते हैं जो भी हमने लिया। तो नेम को रिटर्न किया, एज को रिटर्न किया और स्टैंडर्ड, जो भी चीज था, जो इसके अंदर लोकल वेरिएबल था, उसको हमने रिटर्न कर दिया। मतलब जो आ रहा है वही जा भी रहा है, रिटर्न कर दिया। चलो इसको रन कराते हैं। तो देखो पहले क्या रिटर्न हुआ, धीरज 21 और 12, मतलब वही। तो चलो यहाँ प्रिंट भी करते हैं। आप इसके अंदर चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो प्रिंट में क्या करेंगे, नेम, और नेम क्या है, कोमा लगा के डाल देते हैं नेम, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्यों कर रहा हूं मैं, मतलब ये नेम, ये पहला स्ट्रिंग हो गया, पहला वेरिएबल, और ये दूसरा वेरिएबल। तो एक साथ दो तीन मल्टीपल वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं, किसकी मदद से, कोमा की मदद से। ये पहला वेरिएबल और ये दूसरा वेरिएबल, ठीक है। फिर प्रिंट करते हैं नेम एज, ठीक है, और एज, और फिर प्रिंट करते हैं क्लास, मान लो कितने क्लास में पढ़ रहा है वो, और एसटीडी जो हमने पास किया, ठीक है। अब रिटर्न चाहे तो नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल के लिए रिटर्न हटा ही दो, ठीक है। देखो अब हमने यहाँ पे कुछ प्रिंट किया है, ठीक है, प्रिंट किया, तो यहाँ पे रिटर्न में कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहे, तो इसके अंदर कोई वैल्यू आएगी ही नहीं, ठीक है। आपको रिटर्न करना अपने हिसाब से रिटर्न करना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अभी हमने क्या, नेम धीरज एज 21 क्लास 12, क्योंकि हमें पता है कि पहला जो है नेम, उसके अंदर नेम ही आने वाला है, दूसरा जो है एज, उसके अंदर एज ही आने वाला है, तीसरा स्टैंडर्ड, उसके अंदर स्टैंडर्ड ही आने वाला है। अदरवाइज अगर जब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो और इस टाइप का, जो जहां पर है वही डाल रहे हो, जैसे आप बोलते हो ना पहले नंबर में नाम ही डालना, तो नाम ही जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर में ये और एज, अगर कोई बंदा ऐसे डाल दिया, पहले नंबर में 21 डाल दिया और फिर दूसरे नंबर में अपना नाम डाल दिया, धीरज, ठीक है, और तीसरे नंबर में ये अपना स्टैंडर्ड डाल दिया, तो एक गलत थोड़ी है, ये भी सही है, प्रिंट हो, लेकिन क्या प्रिंट होगा, नाम में 21, एज में धीरज, क्लास में 12, समझ रहे हो। तो नाम 21 कैसे, देखो नेम नाम के वेरिएबल में 21 आया, क्योंकि आपने पहले 21 पास करा। तो पोजिशनल आर्गुमेंट्स वही होता है, अपने ऑर्डर में जब आप पास करते हो, जैसे आप पहले जो पास कर रहे हो ये पहले के लिए है, दूसरे नंबर पे जो पास कर रहे हो दैट इज फॉर सेकंड, और जब तीसरे के लिए पास कर रहे हो वो तीसरे के लिए है। ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स इसको बोलते हैं। आगे जो भी पास करोगे वो चौथे के लिए होगा, पांचवें के लिए होगा, अगर आपने यहाँ पे डिफाइन किया है तो अभी आपने देखा एग्जाम्पल, नेम जब हम प्रिंट कर रहे हैं और वहां पे नेम डाल रहे हैं, वहां 21 प्रिंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि नेम में अभी क्या है 21, आपने एक नंबर में 21 दिया जो नहीं देना था, क्यों, क्योंकि जो भी आप पहले लिख रहे हो वो पहले के लिए है, दूसरे नंबर पे जो लिख रहे हो तो दूसरे के लिए है। तो ये से बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स। जब आप किसी को बोलोगे कि हमने पोजिशनल आर्गुमेंट्स वाला फंक्शन बनाया है, तो इसका मतलब ये कि जो भी आप, जो फॉर्मल आर्गुमेंट्स था और जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स है वो एक दूसरे के ऑर्डर में होनी चाहिए, पहला पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए। तो ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर।
ठीक है? तो आप यहाँ से जो भी चीज़ चाहो रिटर्न कर सकते हो, जो चीज़ मान लो मैं इतना बड़ा फंक्शन बनाया और रिटर्न करना चाहते हैं रिटर्न नेम को रिटर्न करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इतना सारा डेटा ले और नाम को रिटर्न कर दे, ठीक है? तो देखो नाम रिटर्न हो जाएगा। ये सारा चीज़ रिटर्न हुआ, नाम में 21 रिटर्न हुआ, क्यों? क्योंकि नाम पहले नंबर पे है और अपन क्या दे रहे हैं उसको 21 जो गलत है ना, पूरा का पूरा गलत है। तो इसको अपन नाम की जगह पे नाम देते हैं और ये देते हैं। अब इसी को बोलते हैं क्या पोज़िशनल आर्गुमेंट्स कि पोज़ीशन पे जो डेटा जहाँ है वहाँ की वैल्यू दो आप। तो उसको क्या बोलते हैं? देखो अब जो नाम रिटर्न कर रहा है, मतलब ये सब चीज़ तो प्रिंट कर रहा है ना, ये सब तो प्रिंट कर रहा है फंक्शन के अंदर और रिटर्न क्या कर रहा है? ये। रिटर्न यहाँ पे जो आपने रिटर्न लगाया वो इसके अंदर रिटर्न होगा, उसको अपन कहाँ स्टोर कर रहे हैं? इस वेरिएबल में, उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो देखो उस वेरिएबल में रख के हमने प्रिंट कर लिया उसको, राइट? अब यहाँ से नेम, एज कुछ भी जितना चीज़ चाहे उतना रिटर्न कर सकते हैं। पाइथन है, पाइथन में ये सब फंक्शनैलिटी दी गई है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। तो पोज़िशनल आर्गुमेंट्स आपने देख लिया कि जब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि पहला पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, तो आप पोज़िशनल आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल करोगे। अब आगे कल वाले में पढ़ेंगे आर्गुमेंट एक कीवर्ड आर्गुमेंट्स होता है, एक डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स होता है, एक वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स होता है। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स एक ऐसा चीज़ है जो आपको बड़े से बड़े प्रोजेक्ट गूगल के प्रोजेक्ट में भी उसका इस्तेमाल होता है। गूगल के प्रोजेक्ट में भी, जब गूगल का वेबसाइट है ना खुद का google.com जब सर्च करते हो, तो उसमें भी वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल होता है। ये ऐसा आर्गुमेंट्स है। तो पोजिशनल आर्गुमेंट्स यही होता है। आप इसके बारे में चाहें तो और भी गूगल कर सकते हो। वैसे जहाँ तक मैंने हुआ इन्फॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट किया था। आप चाहें तो इसका डॉक्यूमेंटेशन और भी पढ़ना और फंक्शन के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ही समझो, अगर फंक्शन नहीं आता तो आपको क्लास नहीं आएगा। क्लास नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता, पाइथन ही नहीं आता। एक नॉर्मल वे में कह सकते हैं। तो आप थोड़ा-सा और पढ़ो और टाइम मिले तो इफ यू गेट सम टाइम और प्रैक्टिस ज़रूर करो।